तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है द ग्रेट पर्सनालिटी। देश में बड़े बड़े शासक, बड़े बड़े महाराजा आए, मगर ये शख्स जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, ये बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था। इसने संपूर्ण भारत को एक अखंड भारत के रूप में देखने की कल्पना की थी। ये व्यक्ति बहुत ही सशक्त और नेतृत्वकर्ता व्यक्ति था। इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये कोई और नहीं दोस्तों, ये था समुद्र को जीतने वाला, संपूर्ण भारत को जीतने वाला समुद्रगुप्त। किसी भी देश की उन्नति और समृद्धि के लिए राजनीतिक स्थिरता तथा आंतरिक सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। इसके अभाव में साहित्य, संस्कृति, उद्योग तथा ललित कलाओं का ह्रास होने लगता है। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत के भिन्न भिन्न भागों पर एक लंबे समय तक अनेक छोटे बड़े राजाओं का आधिपत्य था। सभी शासकों के स्वार्थ अलग थे, उनकी कामनाएं अलग थी। उस समय ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान तथा पारस्परिक कलह का बोलबाला था। ऐसे ही समय में चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त मगध का सम्राट बना। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। यह अत्यंत उदार और करुणा स्वभाव की महिला थी। इस काल का इतिहास जानने के मुख्य स्रोत स्तंभ हैं। स्तंभ के द्वारा ही हम उनके चिन्हों के माध्यम से ही उसका इतिहास पता करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था प्रयाग स्तंभ। प्रयाग स्तंभ के अनुसार समुद्रगुप्त बाल्यावस्था से ही विलक्षण प्रतिभा के संपन्न थे। वह साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति थे। यही कारण था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। समुद्रगुप्त का बाल्यकाल माता कुमार देवी जैसी उदार एवं कर्तव्यनिष्ठ महिला के संरक्षण में व्यतीत हुआ। सत्यवादिता, न्यायप्रियता, जनहित कामना, राष्ट्र प्रेम, साहस, परोपकार, सुख और दुख, इन सभी चीजों का सामना एक समान भाव से करना, यह उनकी माता ने बाल्यावस्था में ही उनको सिखा दिया था, जो कि आगे चलकर उनके जीवन का अंग बना। बचपन से ही समुद्रगुप्त की अभिलाषा थी कि समस्त भारत भूमि को एकता के सूत्र में बांधकर उसे एक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित किया जाए। यही कारण है कि समुद्रगुप्त ने भारत की शक्ति को खंडित करने वाली देशी व विदेशी ताकतों को भी नष्ट करने का संकल्प किया। सबसे पहले उन्होंने उत्तर भारत के राजाओं को परास्त किया और उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उनके साहस और पौरुष की चर्चा होने लगी। अपनी सेना का संचालन वह स्वयं करते थे और एक सैनिक की भांति युद्ध में भाग लेते थे। धीरे धीरे उसने पूर्व में बंगाल तक अपना राज्य फैला लिया। पूर्वी तट के द्वीपों पर आक्रमण के लिए उसने नौसेना का गठन किया। राष्ट्रीय एकता की सुदृढ़ करने के लिए दक्षिण राज्यों को एक केंद्रीय शासन के अधीन लाना आवश्यक था। प्रयाग स्तंभ में इसका उल्लेख है। इस यात्रा के लिए उसे अत्यंत भयावह और बीहड़ जंगलों को पार करना पड़ा। कहीं पहाड़ लांघने पड़े, कहीं नदियों पर पुल बांधने पड़े और कहीं हाथियों से पुल का काम लेना पड़ा। समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश से प्रवेश कर दक्षिण कौशल की राजनगरी श्रीपू पर अपना घेरा डाला। इसके बाद उसने बीहड़ जंगल प्रदेश महाकांतार पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की। पल्लव राजा को छोड़कर सभी ने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पल्लव राजा विष्णुगुप्त की हाथियों की सेना अत्यंत शक्तिशाली थी, लेकिन समुद्रगुप्त के आक्रमण की आंधी को वह भी नहीं रोक सकी। अंततः उसे भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। सीमांत प्रदेश के 5 तथा 9 अन्य गणराज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके पश्चात आर्यावर्त, विंध्य क्षेत्र, मध्य भारत और कलिंग से लगे जंगली प्रदेशों के 18 अटवी शासकों को भी समुद्रगुप्त ने परास्त किया। कहते हैं कि समुद्रगुप्त ने इन अभियानों में 3 वर्ष में
3000 मील की यात्रा की। समुद्रगुप्त अत्यंत दूरदर्शी शासक थे। वे जानते थे कि एक केंद्र से सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों की व्यवस्था करना कठिन होगा। इसीलिए दक्षिण भारत के शासकों को परास्त करने के पश्चात उसने अपने साम्राज्य में उनको मिलाया नहीं, उनका राज्य अनुग्रहपूर्वक उन्हीं को वापस कर दिया। इस प्रकार लगभग संपूर्ण भारत पर समुद्रगुप्त का अधिकार हो गया। लगभग समस्त भारत पर विजय पताका फहराने के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस समय हिंदू राजाओं में यह प्रथा थी कि जब कोई सम्राट दिग्विजय करता था तभी वे यह यज्ञ किया करते थे। इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था और सेना उसके पीछे चलती थी। यदि कोई घोड़ा पकड़ लेता था तो राजा उससे युद्ध करता था, अन्यथा जब घोड़ा विभिन्न राज्यों की सीमाओं से होकर वापस आता था तब यह यज्ञ पूर्ण माना जाता था और राजा दिग्विजयी समझा जाता था। समुद्रगुप्त ने यह यज्ञ बड़ी धूमधाम से किया। इस अवसर पर दान देने के लिए उसने सोने की मोहरें विशेष रूप से ढलवाई। इन पर अश्वमेध के घोड़े की आकृति तथा अश्वमेध पराक्रमः शब्द अंकित था। इस यज्ञ के अवसर पर समुद्रगुप्त को महाराजाधिराज घोषित किया गया। समुद्रगुप्त की शासन व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि उसके लगभग 50 वर्ष के शासन काल में किसी भी क्षेत्र में न अशांति हुई और न ही किसी ने साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का साहस किया। समुद्रगुप्त शासन संचालन में सद्व्यवहार, न्याय, समता और लोक कल्याण पर अधिक ध्यान देता था। उस समय खेती और व्यापार उन्नत दशा में थे। नहरों और मार्गों का जाल बिछ गया था। भारत भूमि धन धान्य से परिपूर्ण थी। गुप्त वंश के सभी राजा हिंदू धर्म के अनुयायी थे। वे सब परम वैष्णव थे। समुद्रगुप्त अन्य धर्मों के विकास और उत्थान के लिए समान अवसर और सहायता प्रदान करते थे। समुद्रगुप्त ने लंका के राजा को गया में महाबोधि संघराम नामक विहार बनवाने की आज्ञा दी। इस प्रकार उसके शासन काल में धार्मिक स्वतंत्रता थी। समुद्रगुप्त की उदारता की प्रशंसा बौद्ध भिक्षु बहुबंधु ने भी की थी। समुद्रगुप्त न केवल शस्त्रों में ही कुशल थे वरन शास्त्रों में भी उनका लगाव था। साहित्य और संगीत में उनकी बड़ी रुचि थी। वे साहित्यकारों और कविताओं के आश्रयदाता थे। उनका मंत्री हरिसेन भी उच्च कोटि का कवि था। कहते हैं कि बौद्ध विद्वान बहुबंधु ने भी समुद्रगुप्त का आश्रय प्राप्त किया था। समुद्रगुप्त वीणा बजाने में निपुण थे। प्रयाग के स्तंभ तथा सिक्कों पर अंकित वीणा से यह स्पष्ट होता है कि वह हर कला में माहिर थे। यह समुद्रगुप्त की विलक्षण प्रतिभा ही तो थी कि वे व्याघ्र पराक्रम की उपाधि से सुशोभित हुए। समुद्रगुप्त ने लगभग 50 वर्ष तक सुख और शांति से शासन चलाया। प्रयाग स्तंभ से यह स्पष्ट होता है कि वह एक अखिल भारतीय साम्राज्य की कल्पना से प्रेरित थे। अपनी इसी अदम्य इच्छा शक्ति और अपार पौरुष के बल पर वे एक प्रबल केंद्रीय राज्य सत्ता की स्थापना कर सकते थे और उन्होंने ये किया भी। सेनापति और सम्राट के रूप में तेजस्वी समुद्रगुप्त में ऐसे भी गुण थे जो शांतिपूर्ण जीवन के लिए अधिक अनुकूल थे। प्राप्त सिक्कों और अभिलेखों से हमारे समक्ष एक ऐसे वज्रदेह शक्तिशाली सम्राट की मूर्ति खड़ी होती है जिसने देश को धन धान्य से परिपूर्ण किया। तत्कालीन बौद्धिक एवं सांस्कृतिक संपन्नता ने उस नवयुग का सूत्रपात किया जिसमें 5 सदियों से छिन्न भिन्न हुई राजनीतिक राष्ट्रीय एकता
पुनः स्थापित हुई। इसे भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये समुद्रगुप्त, उनका जीवन परिचय? कितने विशाल, कितने ही दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे वो। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आप सभी से निवेदित करता हूँ कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी अन्य वीडियो भी मिलती रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।